स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन फिज़िक्स में। लास्ट वीडियो में हमने मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम फिर से उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। और एक्चुअली मैं पहले इस पूरी जो वीडियो है इसको एक ही टर्म में रखना चाहता था, पर फिर क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इस फर्स्ट वीडियो को भी दो पार्ट में बांट दिया। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं अब हम लास्ट वाली वीडियो से आगे वाला पार्ट। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टर्म की बात करी थी, जिसमें हमने किस किस के बारे में बात करी थी। इंट्रोडक्शन था हमारा, फिज़िक्स में कितनी ब्रांचेस होती हैं, और जो मोशन है किसका पार्ट है, काइनेमेटिक्स वगैरह का। ठीक है, और हमने बात करी थी रेस्ट एंड मोशन के बारे में कि ये रिलेटिव टर्म है। और हमने बात करी थी किसके बारे में, हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो ये तीन टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो देखिए, सपोज़ करें जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कहा कि आप नॉर्मली किसी चीज़ के सराउंडिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगाते हो कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव टर्म है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये किसी भी ऑब्जर्वर की पोजीशन को दर्शाता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है उसके पॉइंट जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसी को वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले, या जिस पॉइंट से भी हम ले रहे हैं इसके डिस्टेंस है। जैसे सपोज़ करें हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हैं और हम यहाँ से किन्हीं दो बॉडीज़ को देख रहे हैं कि ये एक टाइम टू टाइम अपनी जो पोजीशन है वो क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है। ठीक है, ये पोजीशन को चेंज कर रही हैं। तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा कहाँ से लगा रहे हैं, हम इस पॉइंट से लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने अपना एक 3 डायमेंशनल ओरिजिन मान लिया, मतलब एक 3 डायमेंशनल पॉइंट मान लिया जहाँ पर हम खड़े हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज़ करें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो ओरिजिन है यहाँ पे हम खुद को अपने आप को देखते हैं, और हमारे पास यहाँ पर टाइम का भी पूरा हिसाब होता है कि कितने टाइम में चीज़ आगे पीछे जा रही है। और यहाँ से हम ये देखते हैं कि दो बॉडी, एक ये और एक ये, या कोई भी बॉडी, चलिए सिंगल बॉडी को लेते हैं। तुमने देखा पहले ये बॉडी यहाँ थी, हमने यहाँ से इसकी पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जहाँ हम खड़े हैं ओ पॉइंट पे, और हमारे पास टाइम है। हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि टाइम के फर्स्ट इंसिडेंट यानी कि 1 सेकंड में ये बॉडी यहाँ थी। ठीक है, और अगले ही सेकंड में ये बॉडी यहाँ पहुँच गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये बॉडी चल रही है। ठीक है, अब हम किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ आप किसी भी बॉडी की पोजीशन एंड टाइम, या हम बोल सकते हैं कि पोजीशन को आप मेज़र कर सकते हो। यू कैन मेज़र पोजीशन विद टाइम। ऑलराइट, तो जिस भी पॉइंट से हम ले रहे हैं ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक, तो ये किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली, कोई कहे व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और जिसके ओरिजिन पे हम खुद खड़े हैं, हम अपने हाथ से। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक बताया था कि ब्लैंक स्पेस में कोई पॉइंट है तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन अगर हम खुद वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वो हमारे रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसको अपने सराउंडिंग में ले लेंगे, तो हम मानते हैं कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये है। अब यहाँ दो तरह की चीज़ें हैं, जैसे सपोज़ करें कि आप एक कार में जा रहे हैं, ठीक है,
ये एक कार है और ये किसी स्पीड से चल रही है, सपोज़ कर हमने बोला 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर एक और कार है, ठीक है, और ये भी इसी डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो अगर आप बाहर खड़े हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखें, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ है ये, तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों कार मूव कर रही हैं, ठीक है, सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, आपको ये दोनों चलती हुई नज़र आएंगी। तो ये जो है, ये जो पोजीशन है जहाँ से आप इसकी पोजीशन, दूरी, टाइम का अंदाज़ा जो लगा रहे हैं, ये आपका अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्या हो, और यहाँ के हिसाब से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये दोनों कार कैसी हैं, मूविंग कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन। लेकिन क्या हो कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी कार में बैठे हों, ठीक है, अब अगर आप दूसरी कार को देखते हैं तो ये कार आपको रेस्ट में नज़र आएगी, ना कि चलती हुई नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि आप दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ट्रेन के अंदर चलते बैठे हुए जो पैसेंजर हैं उनको एक दूसरे को वो रेस्ट में ही लगते हैं, ठीक है, लेकिन जबकि बाहर वाले बंदे को वो दोनों सब चलते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रेन के साथ ही, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कोई बॉडी हमें किस तरह से दिखाई देगी, ठीक। वो रेस्ट में भी हो सकती है, वो मोशन में भी हो सकती है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो इसकी बात अगर हम करें वेल डिफाइंड वर्ड में, तो आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर। तो अगर आप अपने आप को ऑब्जर्वर ले रहे हैं या किसी बॉडी को ऑब्जर्वर ले रहे हैं किसी और को, तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके साथ अटैच हो जाएगा और आप उसके ओरिजिन पॉइंट पर खड़े होंगे, ठीक है। हैविंग क्लॉक विद हिम, और यहाँ एक जो हैविंग क्लॉक का मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ ये टाइम के हिसाब से किसी भी बॉडी की पोजीशन को जज कर सकता है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कोई भी ऑब्जर्वर जज यहाँ पे कर सकता है। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट इसके स्लाइड पे चलें, तो यहाँ हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं ये 2 टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑलराइट। तो सबसे इसमें जो पहला है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिस पर अगर हम बात करें कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, सही है, जो न्यूटन के लॉ को, फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि रेस्ट में हैं आप, अगर आप यहाँ रेस्ट में हैं तो आप रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है। आप एक जगह बैठे हैं और ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यहाँ से आप किसी चीज़ को जज कर रहे हैं, पहला पॉइंट। या फिर आप कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन है होना चाहिए आपका। इन दोनों केस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो अभी जो लास्ट टाइम मैंने आपको कार वाली पोजीशन बताई कि ये जो कार चल रही हैं दोनों सेम स्पीड से, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, तो अगर इनमें वेरिएशन नहीं आता, ये एक ही 60 किलोमीटर पर आवर फिक्स स्पीड से चल रही हैं, तो ये जो आपको रेस्ट में दिख रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ रहा है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि जब तक या तो बॉडी या तो रेस्ट में हो, या तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट में हो बिल्कुल, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें वेरिएशन ना हो। इन दोनों केस में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहीं इसने कहा है कि जो न्यूटन लॉ है वो
ट्रू होता। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, अगर फर्स्ट लॉ न्यूटन की बात करें तो उसने कहा कोई बॉडी अगर चल रही है तो चलती रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो हमें ये पता है कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पर, ठीक है, तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी की जो स्पीड है, सपोज़ करो कोई बॉडी चल रही है और आप वहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो या तो ये फोर्स उसकी स्पीड को बढ़ाएगा या फिर उसकी स्पीड को घटाएगा। तो अगर कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पर काम नहीं कर रहा और वो बॉडी चल रही है तो सेम रफ्तार से चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात होती है कि कोई भी फोर्स सिस्टम पर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो हो। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ उस पर क्या होता है, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। जबकि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इस फ्रेम पर जो नेट फोर्स होता है वो इज़ नॉट ज़ीरो। यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन के थ्रू चलता है। ऐसा नहीं है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ये हमेशा मूव कर रहा होगा वेरिएबल वेलोसिटी से। और ऐसा क्या है, जैसे कि आप बाइक पर चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप, हमने मान लिया किस पर चल रहे हैं, बाइक पर चल रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या मानेंगे, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड है, ये जो आप चल रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब आपकी जो स्पीड है एक टाइम पे बढ़ रही है, एक टाइम पे घट रही है। ऐसी कंडीशन में आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर आप यहाँ से किसी चीज़ को जज कर रहे हैं तो आप एग्जैक्ट जज नहीं कर पाएंगे कि क्या वो चल रही है या वो रुकी हुई है, ठीक है। अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, और उसका रीज़न ये है कि आप खुद ही रेस्ट में नहीं है, आपकी वेलोसिटी मतलब नॉन इनर्शियल, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है, ठीक है। तो ऐसी अगर आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है और अगर वो एक्सेलरेशन के थ्रू चल रहा है, अगर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता, इसका मतलब बॉडी पर कुछ फोर्स काम कर रहा है। सपोज़ करिए ये बॉडी है, इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स इस बॉडी को इस साइड में मूव कर देगा, समझे। तो हमेशा अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रहा है तो बॉडी उस अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, क्लियर। तो ऐसा होने पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता और बॉडी एक्सेलरेशन के थ्रू चलने लगती है, एक्सेलरेशन होने लगता है बॉडी में। इस तरह से अगर कोई फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, तो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे, सही है। तो इन जनरल डिटेक्टिंग नॉन जीरो एक्सेलरेशन, एन एक्सेलेरोमीटर एट रेस्ट in a non-inertial frame will in general detect a non-zero acceleration। तो यहाँ पर आप इन्हें पढ़ सकते हैं, inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, all right। अब डायमेंशन के बेसिस पे अगर हम टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ हमें 1 डायमेंशन मोशन मिलता है, 2 डायमेंशनल मोशन मिलता है और 3 डायमेंशनल मोशन मिलता है। बहुत इजी है। 1 डायमेंशनल मोशन, देखिए हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, ये अगर मैं लाइन इस तरह से खींच दूँ जिसमें ये बीच में ओरिजिन है और ये x है और ये -x है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसी ओरिजिन को लेके अप डाउन ये लाइन खींचूँ जिसमें ये y है और ये -y है, तो सिंगल अगर इसकी बात करूं या इसकी बात करूं तो ये एक डायमेंशन होता है, एक्सिस होती है। क्या होती है? एक्सिस। जैसे हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक सिंगल एक्सिस एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे ये लेफ़्ट राइट को शो कर रही है या अप डाउन को शो कर रही है, ठीक है। तो अगर बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, यानी कि कोई भी बॉडी इस
सिंगल लाइन पर ही चल सके, या तो वो इधर जाएगी या वो इधर जाएगी, और वाई वाले केस में या तो फिर वो ऊपर जाएगी या फिर वो नीचे जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो जैसे कैसे मैं बताता हूँ कि सपोज़ करें आप चल रहे हैं, तो आदमी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हमारा जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि हम चलते हैं नॉर्मली, जो हम चलते हैं वो कैसे चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं, फिर अगर हमें मुड़ना होगा तो ऐसे मुड़ जाएंगे, फिर चलना होगा तो ऐसे। तो अगर जब तक आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, आपका जो मोशन है वो कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन। बिल्कुल सिंपल है, सही है। इफ़ यू आर गोइंग, इफ़ यू, या हम लिख सकते हैं इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग in a straight line, then motion is 1D। जो मोशन है वो क्या है, वन डायमेंशनल होगा। इसके बाद आता है टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, देखिए टू डायमेंशनल मोशन की अगर हम बात करें तो होता ये है कि दो एक्सिस मिलके, जैसे ये हमने लास्ट बात की, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी, ये दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाती हैं। देखिए ये एक्स और ये वाई, तो ये जो ये हमें ये मिला, ये पूरा प्लेन मिला, यानी कि अब बॉडी इधर भी जा सकती है ऊपर भी, एक ही टाइम में वो दोनों तरफ मोशन कर सकती है यहाँ पे इस तरह से। और जैसे अगर हम बात करें तो ये जैसे एक्स वाई प्लेन है और इधर माइनस एक्स होता है, तो ये माइनस एक्स वाई प्लेन है, ये माइनस वाई है, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन है, और ये एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई प्लेन है। ठीक है, इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन मिलते हैं। तो ये जो प्लेन है ये दो एक्सिस से मिलके बना, एक एक्स एक वाई, और जब दो एक्सिस से मिलके बना तो इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक प्लेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक प्लेन, एक्स और वाई। तो जब किसी भी बॉडी का मोशन टू डायमेंशनल में एक साथ हो, जैसे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसके अलावा अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो आप ये देखो बॉडी हर टाइम में, जैसे अगर यहाँ है बॉडी तो इसने वाई भी कवर किया और एक्स भी कवर किया, इसके बाद आगे गई तो भी वाई कवर किया और एक्स भी कवर किया। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक पूरे प्लेन को लेके चल रहा है, ये भी एक पूरे प्लेन को लेके चल रही है। ठीक है, तो जब बॉडी का मोशन एक प्लेन पर होगा तब हम बोलेंगे कि जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है। ऑलराइट, इसके अलावा फिर आता है हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल में बिल्कुल सिंपल है, अब तीन डायमेंशनल इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे एक्स है और वाई है। अभी तक जो टू डायमेंशनल था, बॉडी सिर्फ इस प्लेन पे मोशन कर रही थी, ना अंदर जा रही थी ना बाहर, लेकिन अब हमारे पास तीसरी डायमेंशन आ गई, तो बॉडी स्पेस में पूरे मोशन करेगी, जैसे एक चिड़िया पूरे स्पेस में उड़ती है इस तरह से। तो वो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, दाएँ बाएँ सब जगह उसका मोशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जब स्पेस हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। तो सिंपल है, वन डायमेंशनल जो मोशन है वो किस पर रहेगा, एक्सिस पर, टू डायमेंशनल मोशन किस पर रहेगा, प्लेन पर, और थ्री डायमेंशनल मोशन किस में हो जाएगा, स्पेस में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सुनने में दोनों चीज़ें एक जैसी ही लगती हैं, नॉर्मली ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क है। सपोज़ करें दो पॉइंट हैं ए, और यहाँ से हमें इस बी पॉइंट तक जाना है। अगर हम बात करें सिर्फ जाने की, या हम यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ए पॉइंट पे आपका जो है घर है। ठीक है, और यहाँ घर से आपको अपने स्कूल के लिए जो है निकलना है। ठीक है, यहाँ से आपको अपने स्कूल के लिए निकलना है। ये आपका होम है यहाँ पर ए पॉइंट पर,
और यहाँ ये स्कूल है। ठीक, अब आप ए से बी तक जाते हैं तो पहले आप सीधे सीधे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल से घर आते हैं तो आपको किसी पॉइंट सी पर जाना। ये सी पॉइंट पे हम मान लेते हैं कोई शॉप है, क्या है, शॉप। तो बी से आप सी पे जाते हैं और सी से फिर आप अपने घर जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप कहाँ कहाँ गए, यानी कि आप, अगर हम स्कूल और घर की बात करें कि आप घर से स्कूल गए और स्कूल से घर गए, ठीक है, तो सिर्फ आपने जो अपना डिस्प्लेसमेंट किया आपने, हम क्या कहेंगे कि आप स्कूल से घर से जब स्कूल गए तो आपने ये पाथ फॉलो किया, ठीक है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, आप स्कूल से घर से स्कूल गए, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल से घर गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो रास्ते थे, आप जाने के लिए सीधा इधर से भी जा सकते थे, लेकिन आपको थर्ड पॉइंट सी पर भी जाना पड़ा। ऐसे केस में हम कहेंगे कि आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी, भाई अब आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, अब ज़्यादा थकोगे, ठीक है। लेकिन आप पहुँचे कहाँ एंड में, घर। अगर हम सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करें तो उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। आपका यहाँ इनिशियल था और यहाँ फाइनल था, और बाद में आप यहाँ से वापस इधर गए तो ये आपका इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चेंज जो रहा वो तो कोई उसमें बदलाव नहीं है, आए तो आप घर ही लौट के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर करना पड़ा, आप ज़्यादा थक जाओगे। तो इस केस में होता क्या है कि आपके पास दो पॉइंट के बीच में एक से ज़्यादा डिस्टेंस हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक ही होगा। और वही डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, देखिए आप जिस भी पाथ से जाते हो, सपोज़ करो, मैं इसको सब मिटा देता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ। सपोज़ करो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए से बी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें हमने कहा ये एक फर्स्ट है पाथ, इसके बाद ये हमारा सेकंड पाथ है, और इसके बाद ये हमारा घूम के आने के बाद इस तरह से ये हमारा थर्ड पाथ है, ठीक है। तो हम ए से बी तक इस पाथ से जा सकते हैं, हम इस पाथ से जा सकते हैं, या इस पाथ से जा सकते हैं। पहुंचेंगे कहाँ पे, हम बी पॉइंट पे। ऑल राइट, अगर हम यहाँ से बी पॉइंट तक जाएं तो हम पहुँचेंगे कहाँ, बी पॉइंट पर ही पहुँचेंगे। तो फाइनल पॉइंट तो हमारा यही है, इनिशियल ये है और फाइनल ये है। लेकिन इन तीनों पाथ में हमारा जो वर्क है, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें जो मेहनत करनी पड़ेगी वो डिफरेंट हो जाएगी। कैसे, अगर हम फर्स्ट पाथ लेते हैं तो हमें यहाँ से ये इस तरह से ये पूरा घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सेकंड पाथ लेते हैं तो ये हमें सबसे शॉर्ट पड़ेगा, बिल्कुल सीधा है। और अगर हम थर्ड पाथ लेते हैं तो ये हमारा ज़्यादा लंबा पाथ है। जैसे सपोज़ करें आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट पाथ लेते हैं तो आपको पेट्रोल खर्च होगा, सेकंड पाथ में आपका पेट्रोल कम खर्च होगा, जबकि थर्ड पाथ में आपका पेट्रोल सबसे ज़्यादा खर्च होगा। पहुँचे आप कहाँ, बी पॉइंट पर ही। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने डिस्प्लेसमेंट तो सेम किया तीनों केसेस में, पर आपकी डिस्टेंस अलग अलग थी। तो इसीलिए डिस्टेंस को हम किससे मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं आपने टोटल पाथ जो चला उसकी लेंथ कितनी थी। आप किसी भी पाथ पे चल रहे हो, सपोज़ करो मैंने यहाँ से ये ऐसे इसको पार्ट में बांट दिया, ठीक है, इक्वल पार्ट में बांटा, तो इस पूरे पाथ की लेंथ, सपोज़ करो मैं चला 50 मीटर और ये था 10 मीटर और ये था 70 मीटर, तो मेरी इन तीनों केसेस में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। कि मैंने इसको पूरे पाथ को नापा लेके, तो मैंने देखा ये 50 मीटर था, मैंने इसको नापा, मैंने देखा ये तो 10 मीटर है, और जब मैंने इसको नापा तो देखा ये 70 मीटर है। तो तीनों केस में मेरी जो डिस्टेंस थी वो अलग अलग थी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं ये देखूंगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मेरी जो डिस्टेंस है वो मुझे 9 मीटर मिली,
तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। हो सकता है ये 10 मीटर ही हो, अगर मैं इस बात को सीधा ले लूँ बिल्कुल, तो 10 मीटर। तो मैं कहूँगा कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर ही हुआ इन तीनों केस में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। मैं कितना डिस्प्लेस हुआ अपने इनिशियल पॉइंट से? 10 मीटर। जबकि जो मेरी डिस्टेंसेस थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। डिस्टेंस मेरी एक फर्स्ट केस में 50, सेकंड में 10 और थर्ड में 70 मीटर थी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? डिस्टेंस आपके द्वारा लिया गया जो भी पाथ है उसकी पूरे की लेंथ होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम आगे चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है दिया गया है। ऑलराइट, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आते हैं स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम स्पीड की बात करें तो सुनने में ये दोनों चीज़ें एक जैसी लगती है। तो वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक। तो ये स्केलर और वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो है हम सिर्फ इसको नॉर्मली समझ लेते हैं, ठीक है। और लास्ट उसमें भी ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे थे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी सेम चीज़ थी कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है। इसीलिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मे बी नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। अब सेम स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, अगर हम डिस्टेंस को लेके स्पीड भी हमारी जो है कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फ़र्क क्या है? स्पीड जो है स्पीड के केस में हम डिस्टेंस देखते हैं। किसको देखेंगे? डिस्टेंस को देखेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। सपोज़ करें ए है पॉइंट और ये बी है पॉइंट। ए से बी तक पहुंचने में हम ये देखेंगे कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी। हमने कहा 30 मीटर, और हम ये देखेंगे इसको टाइम कितना लगा। टाइम लगा 6 सेकेंड। तो जो हमारी स्पीड हो गई वो हमारी हो गई 30/6, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, जबकि अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो जो वेलोसिटी है, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसमें किसको लेंगे? डिस्प्लेसमेंट को। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम इसी केस की बात करें तो यहाँ जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी थी इस पाथ से वो 30 मीटर थी, लेकिन अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकालें तो बॉडी की, तो हमें यहाँ पर इस डिस्टेंस को नहीं लेना, हम यहाँ लेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है हमने इसको जब नापा तो हमें ये हो सकता है मिली 20 मीटर सपोज़ करा। तो जो हमारा वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 20/6, ठीक है। तो ये जितना भी आएगा इतना 20/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी है और वो हमारी स्पीड है। तो ये दोनों में फ़र्क है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसके लिए आपको पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिए। डिस्टेंस पाथ लेंथ होती है, टोटल पाथ लेंथ जो आपने चला है, जबकि डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है। चले अब बात करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों साथ साथ लेके चलते हैं और इसमें बात करेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। अब ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों के केस में ये टर्म सेम रहती हैं। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड की अगर हम बात करें, या तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में जो फ़र्क है वो फ़र्क रहेगा, आप इन चीज़ों से तो समझ ही सकते हैं। बाकी यूनिफॉर्म वर्ड को यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी में बोल सकते हैं अगर ये डिस्टेंस ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एक बॉडी है, ठीक है, ये 1 सेकंड में 1 मीटर चल जाती है, ठीक है, 1 मीटर चली, टाइम कितना है लगा इसको 1 सेकंड। उसके बाद हमने देखा ये अगले 1 मीटर चली यानी 2 मीटर चली, टाइम कितना लगा 2 सेकंड। उसके बाद फिर से 3 मीटर चली, टाइम लगा 3 सेकंड। सही है, यानी कि ये इसका हर सेकंड में 1 मीटर चल रही है। तो हम क्या कहेंगे, बॉडी इज़ कवर्ड बॉडी इज़ कवर्ड 1 मीटर इन 1 सेकेंड। ऑलराइट। और अगर ये ऐसा ही चल रहा है भाई, पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 1 मीटर और तीसरे सेकंड में 1 मीटर, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है। तो अगर हम इसकी बात करें स्पीड की, ये यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, तब हम बोलेंगे कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सही है, क्या बोलें, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो हम बोलेंगे ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। और अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रही है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम का रिलेशन है, बस वही डिफरेंस है। बाकी आप सीधा समझ सकते हैं कि अगर बॉडी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि पहले सेकंड में 1 मीटर चल रही है, फिर दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर चल रही है, फिर तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर चल रही है, तो इससे हमें पता चलेगा बॉडी हर सेकंड में 1-1 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म है। ठीक है। दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या है, अब इन दोनों चीज़ों में से या तो डिस्टेंस में या टाइम में कोई भी चीज़ अनइक्वल हो जाएगी। अगर अनइक्वल हो जाए, जैसे बॉडी के लिए ये, जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इस तरह से ये 1-1 मीटर के गैप हमने यहाँ लगाए हैं, 4 मीटर एंड 5 मीटर, इस तरह से। अब हमने देखा बॉडी 1 सेकंड में 1 मीटर चलती है और अगले ही 2 सेकंड में वो 2.5 मीटर और चल जाती है। ठीक है। तो 1 सेकंड में बॉडी 1 मीटर ट्रैवल करके गई, जबकि अगले ही सेकंड में बॉडी 1, 2 और आधा यानी 2.5 मीटर ट्रैवल करके चली गई, और फिर अगले 3 सेकंड में 1.5 मीटर ट्रैवल करा। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस इक्वल नहीं रही, यानी कि इक्वल टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। भाई टाइम हमारा कितना, 1-1 सेकंड ही बढ़ाया हमने, जबकि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है वेलोसिटी के केस में, तो आप समझ लीजिए इसको। ठीक है। वो अनइक्वल हो गया। या फिर हम कहें कि टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो गई, जैसे कि 1 सेकंड में 1 मीटर, ठीक है, और अगले 2 सेकंड में ये ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। ठीक है। अगले ही सेकंड में इसने ज़्यादा ट्रैवल कर दिया। ठीक है। तो जब भी ये अनइक्वल हो जाएगा, मतलब सेम ही केस है, जो मैंने अभी मिटा दिया वो सेम ही बात है। ठीक है। या तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में ट्रैवल करे, सेम ही बात है, डिफरेंस नहीं है कुछ भी, बात वही है।
तो हम बोलेंगे कि नो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप एक चीज़ समझें, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तब आप जो वेलोसिटी और टाइम और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो सीधा आप निकाल सकते हो, s इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी, सही है, या v इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी सीधा लगेगा, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है, वेरिएशन नहीं आ रहे। लेकिन जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है ना, तब आप आपसे, जैसे कि इस फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो आपको कोई कहता है कि एक बॉडी 1 सेकंड में बेटा 2 मीटर चलती है। 1 सेकंड में कितना चलती है? 2 मीटर। तो बताओ 2 सेकंड में कितना चलेगी? तो आप कहोगे 4 मीटर। तो ये फर्स्ट केस में तो होता है सही, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर आप इसके केस में कहने लगो कि अगर कोई आपसे कहे 1 सेकंड में बेटा 2 मीटर चल रही है, तो 2 सेकंड में कितना चलेगी? अगर आप यहाँ कहते हो 4 मीटर चलेगी तो गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएशन है, हो सकता है वो अगले वाले सेकंड में ज़्यादा चल जाए, हो सकता है वो 5 पे चली जाए। तो यहाँ पर आपको ये वाली टर्म जो आप पढ़ते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक चीज़ आ जाती है जिसे बोलते हैं बेटा एस्लेरेशन। एस्लेरेशन, और ये एस्लेरेशन वाली टर्म के लिए ही हमारे पास 3 इक्वेशन हम बनाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस क्या है कि अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इसका उल्टा, या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रही है, तो हमारा जो ये बॉडी का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी है। इसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या है? देखिए, सपोज़ करें आप अपने घर से मोटरसाइकिल निकालते हैं, तो अभी मोटरसाइकिल क्या है? 0 पर है, ठीक है, अभी रेस्ट में है, तो आपने उसको एक्सेलरेट किया। हालांकि देखिए मोटरसाइकिल का जो मोशन है ना वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो बढ़ता घटता रहता है, कभी तेज़ कभी कम, आप एक ही स्पीड पर उसको नहीं चला सकते। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है। सपोज़ करें आप अपने घर से निकले और आपकी जो रफ्तार थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी, क्योंकि आपकी बाइक खड़ी हुई थी। आप बाइक को स्टार्ट करते हो और बाइक को स्टार्ट करके कहीं किसी पॉइंट बी तक जाते हो जो बहुत दूर है, सपोज़ करिए 20 किलोमीटर है। तो इस 20 किलोमीटर में क्या आप सेम स्पीड से चल रहे थे? अगर आप बोलें कि आप 40 किलोमीटर स्पीड आपने से जाना है, तो क्या इस पूरे डिस्टेंस में आप 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गए? नहीं, आपकी जो स्पीड है वो वेरी करती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ स्पीड और टाइम का ग्राफ बना दूँ तो ये जो है इस तरह से चलेगी। आप 0 से किसी पॉइंट तक गए और हो सकता है कम हो सकता है ये बढ़े, इस तरह से आपका ग्राफ जो है चलेगा, ठीक है। अब आपसे मैं कहूँ कि आप पर्टिकुलर 3 सेकंड में आपकी स्पीड क्या थी, ठीक है, शायद आपको याद हो, शायद ना हो, ठीक है। तो अगर हम टाइम की वैल्यू को बहुत कम करते रहें, जैसे कि सपोज़ करें यहाँ से यहाँ तक ये गया, ठीक है, और ये स्पीड रेंज थी और ये हमारा जो है टाइम रेंज है 0 से लेके, सपोज़ करो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि तीसरे सेकंड में कितनी स्पीड थी, तो हम यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा भाई तीसरे सेकंड में कितनी स्पीड थी, ठीक है। तो अगर हम टाइम की वैल्यू को बहुत कम कर दें और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही हम उस टाइम की वैल्यू को देखें, तो हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी मिलती है। जो हमारा किसी भी कार का या बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, जो हमें यहाँ दिखाता है हमारी स्पीड कितनी है, वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बताता है, सही है। वो बिल्कुल हमें बताता रहता है कि आपकी स्पीड कितनी है संग के संग, ठीक है। जैसे जैसे हम रेस देते हैं तुरंत वो हमें अपनी स्पीड
बताता रहता है। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी स्पीड को दर्शाता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो अगर हम टाइम को बहुत कम कर दें, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर हम 14 सेकंड तक गए थे, हम धीरे 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 कम करते जा रहे हैं टाइम को, या हमने 4 और 6 सेकंड को पकड़ा और इसमें हम इसको कम कर रहे हैं, जैसे 5 और 4 को पकड़ा, इसके बीच में भी हम 4.5 कम कर रहे हैं, तो हमें हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती है। ठीक है, तो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, तो अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कुछ टाइम लगता है, ठीक है, और हमारी वेलोसिटी भी हमारी कुछ है, तो हम क्या देखते हैं कि सपोज़ करो हम यहाँ से 60 किलोमीटर चले गए, ठीक है, ए से बी तक 60 किलोमीटर चले गए, और हमें यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा कुछ भी सपोज़ करें 30 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो हम अगर अपनी स्पीड को यहाँ पर नाप रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अब एक बात, हम यहाँ पर स्पीड अगर कोई हमसे पूछे तो हम ये देखेंगे भी हम टोटल डिस्टेंस कितनी हमने करी 60, और कितना टाइम लगा, हमने कहा 30 मिनट। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई 2 किलोमीटर पर मिनट हमने ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर पर मिनट में हमने ट्रैवल किया, और तब हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ये जो हम 2 किलोमीटर पर मिनट निकाल रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हर मिनट में 2 किलोमीटर चल रहे हैं, कहीं हमारी स्पीड बढ़ गई, कहीं हमारी स्पीड कम हो गई। अभी पीछे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करी थी, ठीक है। तो जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की हमने बात करी थी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में हमने क्या देखा था, पर्टिकुलर इवेंट पर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हम कितना चल रहे हैं उसको हमने लिया था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट 60 किलोमीटर हम चल के जा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 2 किलोमीटर पर मिनट ही चल रहे हो सकता है कहीं आपने 1 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, हो सकता है कहीं आपने 1 मिनट में आधा किलोमीटर ही ट्रैवल किया। तो स्पीड वेरी करती रहती है हमारी। तो इस केस में जब हम किसी को बताते हैं तो ये जो हम बता रहे हैं ना, ये हमारी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी है। अब फ़र्क क्या है, स्पीड के केस में डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताती है, एक एवरेज वेलोसिटी में हम जब निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो हम टोटल डिस्टेंस कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम जो हमने लिया है उसमें, तो इससे जो हमें मिलता है वो एवरेज वेलोसिटी हमें मिलती है, ठीक है। नॉर्मली जो हम निकालते हैं वो अपनी एवरेज वेलोसिटी को ही निकालते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास ग्राफ हैं पोजीशन और टाइम के। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारी इधर साइड ये हमारी पोजीशन को दर्शा रहा है, और इधर साइड ये हमारे टाइम को दर्शा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आप देखिए कि जब हमारा टाइम 0 था तब इसकी पोजीशन एक्स नॉट पर थी, और जब हमारा यहाँ टाइम t हो गया, t सेकेंड, तब भी इसकी पोजीशन एक्स नॉट पे है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी रेस्ट में है। इसके बाद हम सेकंड इसमें देखें तो हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ साथ ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, बिल्कुल सीधी, यानी कि एक यूनिफॉर्म मोशन ये कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें 1 सेकंड में ये 1 मीटर कवर कर रहा है, और ऐसे ही अगले 2 सेकंड में ये कितना 2 मीटर कवर कर रहा है, ऐसे ही 3 सेकंड में ये 3 मीटर कवर कर रहा है। तो हमें पता है कि हर सेकंड में ये 1 मीटर कवर कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ का मोशन है ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है, क्योंकि
पहले सेकंड में की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है 0.5 मीटर ही कवर कर रहा है, ठीक है। और अगर हम अगले ही सेकंड की बात करें तो इसने यहाँ पर कवर कर लिया कितना, लगभग 3 मीटर, ठीक है। और इसके अगले सेकंड की अगर हम बात करें तो ये रेस्ट में आ गया। तो यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इन ग्राफ को हम ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारे ग्राफ है रेस्ट का, रेस्ट के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। इसके बाद वाला जो हमारा पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए ब्रेनियक एजुकेशन के साथ। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो हो सकता है कि इतनी इंटरेस्टिंग आपको ना लगे। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि वीडियो स्लाइड पर बनाऊं या ना बनाऊं, फिर भी मैंने स्लाइड के ज़रिए बना ली। तो अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो भी बताना, ठीक लगी हो तो भी बताना। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, सही है। समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो जैसा भी हो आप बताना ज़रूर, ताकि हम अपने आप को जो है और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। चलिए, हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना इसको, ठीक है। और सब्सक्राइब करना वीडियो को। ओके, थैंक यू।